तो जय श्री राम भाइयों, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है राष्ट्रपति पर। तो शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में दो स्तर पर सरकार बनाई जाती है, एक तो केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। तो जो केंद्र स्तर पर सरकार बनाई जाती है उसकी जो कार्यपालिका के हेड हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को हम संवैधानिक प्रधान भी कहते हैं। और हमारे संविधान का जो सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति का होता है। और राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, लेकिन वो नामिक प्रधान होते हैं। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के पास पद और शक्तियां तो होती हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को नामिक प्रधान कहा जाता है और प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान कहा जाता है। तो इतना आप समझ पाएंगे। तो अब हम इनकी बात कर लेते हैं। जो संविधान में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं राष्ट्रपति से संबंधित, उनको देखते हैं। उनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब राष्ट्रपति के पद का वर्णन आर्टिकल 52 में किया गया। तो और अब चलते हैं आर्टिकल 53 की तरफ। आर्टिकल 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति। तो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन आर्टिकल 53 में किया गया है। और आर्टिकल 54 जो है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। उसमें बताया गया है कि किस विधि द्वारा और कैसे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस विधि द्वारा और किस प्रकार कौन कौन मतलब कौन कौन उस चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन अपना मतदान देते हैं। ये आर्टिकल 54 में बताया गया है। निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है और गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अप्रत्यक्ष विधि क्या है। पहले अप्रत्यक्ष विधि जानने से पहले प्रत्यक्ष विधि को जानते हैं। तो जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसका मतलब होता है कि जब प्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनाव कराए जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि जनता अपने नेतृत्वकर्ता का सीधे मतदान द्वारा, जनता सीधे अपने नेतृत्वकर्ता को चुनती है। और ये जो प्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनाव किए जाते हैं ये सांसदों और विधायकों को चुनने के लिए किए जाते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा सांसद और विधायक के चुनाव किए जाते हैं। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो अप्रत्यक्ष विधि में जनता सीधे तौर पर मतदान नहीं करती है। जनता के द्वारा जो सांसद और विधायक चुने गए हैं वो जाकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वो जाकर चुनाव करते हैं गुप्त मतदान द्वारा। तो अप्रत्यक्ष विधि, जनता सीधे तौर पर नहीं, उनके जो नेतृत्व करता है सांसद और विधायक वो जाकर उसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो आप समझ पाए होंगे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो चुनाव होता है उसमें सांसद और विधायक चुने जाते हैं, और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा जो चुनाव होता है उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भाई राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, ये आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं आगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। और निर्वाचन मंडल में जो वो आते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आप इसमें एक बात याद रखेंगे, निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य थे। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के किसके चुनाव में विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो राष्ट्रपति के, विधानसभा के भी सदस्य, निर्वाचित सदस्य करते हैं, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, लेकिन विधान परिषद के नहीं करते। तो आप समझ पाएंगे। तो आर्टिकल 54 में दो बातें आपने देखी, एक तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है और निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है और निर्वाचन मंडल में जो सदस्य आते हैं वो मैंने बता दिया। तो अब चलते हैं आर्टिकल 55 की तरफ। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसकी रीति दी गई है कि किस रीति द्वारा उसका चुनाव किया जाए, राष्ट्रपति जी का चुनाव किया जाए। तो मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा और समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है।
और आपको मैं बताऊं, मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे तौर पर नहीं करती है, उनके जनता के प्रतिनिधि जो सांसद और विधायक करते हैं। तो अब यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो सांसदों की जो संख्या है वो है कम और विधायकों की संख्या है ज्यादा। सांसदों की संख्या 776 है और विधायकों की है 4120। तो अगर सांसद और विधायक वोट देते हैं तो विधायकों के मत ज्यादा जाएंगे, विधायकों के मतों की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इसी चीज को देखते हुए दोनों के सांसद और विधायकों के मत वैल्यू को समान करने के लिए दो फॉर्मूले दिए गए। जो फॉर्मूले इस प्रकार हैं कि एक विधायक की वैल्यू, एक मिनट, एक तो सांसद और विधायक की वोट वैल्यू को अलग अलग किया गया क्योंकि विधायकों की संख्या अलग है और सांसदों की अलग है, सांसदों की कम है, विधायकों की ज्यादा है। तो इसी को इक्वल करने के लिए एक सांसद के वोट की वैल्यू एक विधायक के इक्वल करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया, दो फॉर्मूले बनाए गए। तो अगर एक विधायक की वोट वैल्यू हमें पता करनी है तो उस राज्य की, जिस राज्य का वो विधायक है, उस राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य के विधानसभा के डिवाइड राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, उस राज्य के विधायक, उस राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य के जो विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या और गुना करके 1/1000। तो एक विधायक की वोट वैल्यू इस फॉर्मूले से पता चल जाएगी। और अगर हमको सांसद की वोट वैल्यू निकालनी है तो कुल विधायकों की मत वैल्यू, जितने भी विधायक हैं उनकी जो मत वैल्यू आएगी वो, और निर्वाचित सांसदों की संख्या, जितने भी सांसद हैं जो निर्वाचित हैं उनकी संख्या डिवाइड कर देना उनसे, तो एक सांसद की वोट वैल्यू आ जाएगी। तो आप जो फॉर्मूला है वो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ऐसे करके इनकी दोनों की सांसद और विधायकों की वोट वैल्यू को इक्वल किया जाता है और तब जाके राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिससे कि एक समान, मतलब दोनों के वोट वैल्यू समान हो सके और समान तौर पर वो चुन सके राष्ट्रपति को। तो भाई एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे राष्ट्रपति जी का चुनाव चल रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक प्रत्याशी खड़ा हुआ और उस प्रत्याशी को 40% मतदान मिलता है सबसे ज्यादा, और लोगों को 30, 20, 10 ऐसे मिलता। तो जिसे 40% मिला, मतलब सबसे ज्यादा मिला है, क्या तो वो, क्या वो जीत जाएगा? जिसे सबसे ज्यादा परसेंट में मत मिले हैं क्या वो जीत जाएगा? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए एक शर्त रखी गई है, एक क्राइटेरिया रखा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो भी सदस्य खड़ा होगा उसे 50% वोट, 50% वोट से अधिक वोट लाने होंगे, चाहे 50% +1, इतने वोट उसे लाने होंगे। तो आप ये वाली बात समझ पाएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी कितने भी मतलब जिसके ज्यादा वोट आ गए 40% या और प्रत्याशी से ज्यादा वोट आ गए तो वो उम्मीदवार बन जाएगा। वो तब तक उम्मीदवार नहीं बनेगा जब तक वो 50% से अधिक वोट नहीं लिया था, 50% से अधिक वोट नहीं लिया था। तो आप ये बात समझ चुके होंगे। तो अब चलते हैं आगे आर्टिकल की तरफ। तो आर्टिकल 56 को देखते हैं। आर्टिकल 55 हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति देख ली हमने। आप याद रखेंगे, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा और एकल शकलमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और सांसद और विधायकों की वोट वैल्यू को हमने सेम किया है, सेम किया गया है फॉर्मूले द्वारा। फॉर्मूलों को भी याद रखेंगे, ज्यादा पूछे नहीं जाते लेकिन आप कोई नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। और क्या नाम है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% वोट से अधिक वोट लाने अनिवार्य हैं। इतना आप याद रखेंगे, आर्टिकल 55 में ये दिया गया। तो अब आर्टिकल 56 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताया गया। उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जब से वो शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण करने के 5 साल तक उनका कार्यकाल चलेगा। तो आर्टिकल 56 में ये बताया गया। और आप चलते हैं आर्टिकल 57 की तरफ। आर्टिकल 57 में ये पुनः निर्वहन का जिक्र किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि क्या राष्ट्रपति एक बार अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो बार दूसरी बार भी राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं, या फिर कितनी बार वो राष्ट्रपति बन सकते हैं अगर वो चुनाव को जीतते हैं। तो अगर वो चुनाव को जीतते हैं तो वो जितनी बार भी चाहें वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और देशों में लिमिट है लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, वो जब तक चाहे तब तक राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन दे रखा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अगर वो जीतते हैं तो वो बन सकते हैं राष्ट्रपति, चाहे वो कितनी भी बार बने।
अब चलते हैं आर्टिकल 58। 58 में योग्यता दी गई है कि राष्ट्रपति के बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक उसमें। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि पहली तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा 35 वर्ष की आयु कंप्लीट करना चाहिए, होनी चाहिए। 35 वर्ष से ऊपर ही होनी चाहिए या 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर एक भी दिन वो छोटा है तो वो उम्मीदवार के लिए खड़ा नहीं हो सकता। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, अधिक ही हो, और तीसरा है किसी भी लाभ के पद पर ना हो। किसी भी लाभ के पद, लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी पर ना हो किसी भी। और चौथा है कि लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो। तो ये चार मतलब स्टेटमेंट हैं जो कि वो फुलफिल करना चाहिए, तब वह राष्ट्रपति की चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। पहला, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, भारत किसी लाभ के पद पर ना हो। और चौथा, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। तो आप इनको याद रखेंगे। तो इससे एज से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो आप इतना याद रखेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा होता है उसको 15,000 रुपए की एक राशि जमा करानी होती है, किसी भी, या तो आरबीआई में या किसी भी सरकारी खजाने में। उसे 15,000 की राशि वो जमा करानी होती है, और वो चुनाव के बाद उसे मिल जाती है। अगर उसने चुनाव लड़ा और उसे 1/6 सदस्यों ने भी वोट नहीं दिया तो वो उसकी राशि जब्त हो जाती है। अगर उससे ज्यादा ने दिया तो वो मिल जाती है। तो आप इतना याद रखेंगे। और अब चलते हैं, योग्यता हमने देख ली, योग्यता आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं आर्टिकल 60 की तरफ। आर्टिकल 60 में शपथ का वर्णन है। इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जब बन जाते हैं तो उन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो उन्हें शपथ दिलाई जाती है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आप याद रखेंगे मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब चलते हैं आर्टिकल 61 की तरफ। आर्टिकल 61 में महाभियोग दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी, मतलब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, और वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे तो राज्यसभा या लोकसभा। लेकिन जब भी वो महाभियोग लाया जा रहा है उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस भेजना होगा, और इन 14 दिन में अगर राष्ट्रपति उस नोटिस को देख के त्यागपत्र दे देते हैं तो उन पर महाभियोग नहीं लाया जाता। और अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो आर्टिकल 61 में महाभियोग है, वो आप याद रखेंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। और अगर राष्ट्रपति पर दोनों, मतलब किस बहुमत मिल जाती है उस प्रस्ताव को, राष्ट्रपति जो महाभियोग लगाया जा रहा है उस पर उन्हें बहुमत मिल जाती है, मतलब प्रूव हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे देश में अभी तक कोई से भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं है जिन पे महाभियोग लगा हो। और एक बात और, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, हमने ये पढ़ा। अगर राष्ट्रपति इससे पहले किसी भी, मतलब राष्ट्रपति इससे पहले अगर अपना पद छोड़ना चाहते हैं या त्यागना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद को त्यागते हैं तो उसका उसका क्या नाम है, वो जो त्यागपत्र है वो किसको देंगे, तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। तो इतना आपने सीख लिया होगा। अब आर्टिकल 53 हमने पढ़ा था जिसमें राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति दी गई थी। तो राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, तो उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी हमने जो पढ़ा उनकी नियुक्ति पढ़ ली हमने, कि उनका निर्वाचन, वो नियुक्ति नहीं, उनका निर्वाचन कैसे होता है ये पढ़ लिया हमने। उनका उनके राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, उनका पद किस में है, और उनका कार्यकाल कितना है, उन्हें शपथ कौन दिलाता है, उन्हें उन पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, कौन से आर्टिकल द्वारा लगाया जाता है, ये हमने पढ़ लिया, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अब इनकी एक वीडियो बची है जिनमें इनके कार्य एवं शक्ति का वर्णन हम करेंगे, तो आप उसको भी देखना। और अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों।
तुम्हारा भाई मेहनत करता है, दिल से मेहनत करता है। जय श्री राम।